स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी, आज उसका पार्ट 4 है। इसमें भी 30 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जो कि सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि बार बार पूछे गए हैं। तो एसएससी में तो बहुत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन था जिन्होंने सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख थे उनको पढ़ा था और उनका अर्थ बताया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। जेम्स प्रिंसेप ने एक सोसाइटी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी भारत में की थी 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भारत में की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जा सके। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1884 में भारत में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। इनमें से कौन सी जगह है जो उसको संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुसिरी। मुसिरी जो है ये संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। इसी जगह पे, मुसिरी नामक जगह पे जो रोमन लोग थे, इन्होंने अगस्टस नामक मंदिर भी बनवाया था। तो ध्यान रखिए, अगस्टस नामक मंदिर जो है वो कहाँ बनवाया गया था? यहीं पे मुसिरी में बनाया गया था रोमन के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधार शैली। भारतीय शैली और ग्रीक शैली, इन दोनों के मिश्रण रूप को गांधार शैली कहा जाता है। इसका अगर पूछा जाए विकास सबसे ज़्यादा कब हुआ, तो कुषाण शासक जो कनिष्क थे उनके टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ था। तो कुषाण के टाइम पे गांधार कला का सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है, कुषाण शासक कनिष्क के समय में। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की पहली जो मूर्ति थी वो गांधार शैली में ही पेशावर में बनाई गई थी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें। बुद्ध की पहली मूर्ति भी गांधार शैली में बनाई गई थी, जिसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये कहाँ के थे? तो ध्यान रखिए, जो राजा खारवेल थे ये कलिंग के राजा थे। तो कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश से ये संबंधित थे। तो ये तीसरे राजवंश जो चेदी वंश था उससे संबंधित थे। कौन? राजा खारवेल। कहाँ के थे ये? कलिंग के। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? जो प्राचीन चोल साम्राज्य थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उरैयूर। उरैयूर जो था ये प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। बाद में इसे बदल करके पुहार कर दिया गया था। बाद में जो चोल साम्राज्य की राजधानी थी वो पुहार में ट्रांसफर हो गई, परंतु जो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी वो उरैयूर थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था? तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया वो किस तरह से किया था? अधर्म महापात्रों को भेजकर। इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये ध्यान रखिए। तो इन्होंने जितने भी धर्म महामात्र थे इनको भेज करके इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शिला राज देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो इसमें से कौन सा ऐसा शिलालेख है अशोक का जिसमें उन्होंने युद्ध त्याग की घोषणा की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिला राजदेश 13। जो इनका जो शिलालेख 13 था इसमें इन्होंने युद्ध रोक देने की, युद्ध त्याग करने की घोषणा की थी और इन्होंने धम्म नीति को अपना ली थी, मतलब बौद्ध धर्म का इन्होंने पालन किया। जब इन्होंने कलिंग की लड़ाई में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई, उसको देख करके ये हताहत हो गए और इन्होंने युद्ध त्याग करने की और अहिंसा को अपनाने की बात कही है। और अगर पूछा जाए लघु शिलालेख कौन सा है, तो लघु शिलालेख 1 में भी यही बातें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कणाद हैं। अगर पूछा जाए हिंदू दर्शन कितने हैं, तो हिंदू दर्शन जो हैं ये कितने हैं? हिंदू दर्शन कुल 6 हैं। कौन कौन से? योग, सांख्य, तो इसे आप ध्यान रखें, योग है, सांख्य है, और योग, सांख्य, न्याय,
मीमांसा, वेदांत और वैशेषिक, ये सारे जो है ये 6 हिंदू दर्शन है। इसी हिंदू दर्शन में एक वैशेषिक भी है जो कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ये संस्कृत से ही संबंधित भाषा है, परंतु ये सरल भाषा है, एक तरह की मिश्रित भाषा है, जिससे कि अधिकतर बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म को अच्छी तरीके से समझ सके। तो ये भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसने कहा था, एशिया का जो ये प्रकाश स्तंभ की उपाधि किसने दी थी, एक महान इतिहासकार थे जिनका नाम क्या था, एडवर्ड अर्नोल्ड, एडवर्ड अर्नोल्ड। ध्यान रखिए, इनका नाम क्या था, एडवर्ड अर्नोल्ड थे, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडाग्राम में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कब हुआ था, तो ध्यान रखिए 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, जैसे आप याद रखें। और ये क्या थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे, ये भी आप पता होगा, इंपॉर्टेंट है। तो 24वें तीर्थंकर महावीर थे, इनका जन्म कुंडाग्राम बिहार में हुआ था, 599 BC में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है। इसमें से कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है। तो ध्यान रखिए, सारनाथ जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया, बोधगया जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कुशीनगर जहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई। और जो पावापुरी है ये बुद्ध से संबंधित नहीं है। पावापुरी बिहार में पड़ता है, पटना के पास, और ये महावीर से संबंधित है। और अगर पूछा जाए पावापुरी किस तरह से महावीर से संबंधित है, तो ध्यान रखिए, अपनी मृत्यु से पहले पावापुरी में ही महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अपना अंतिम उपदेश महावीर ने कहाँ दिया था, पावापुरी में ही दिया था। तो इसे आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो जैन धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है, वो है अहिंसा। तो ध्यान रखिए, अहिंसा को जैन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो इनके पंचशील सिद्धांत हैं, जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिए, जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अहिंसा है। तो इसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। तो इसमें से कौन सा ऐसा दर्शन है जो कि महर्षि गौतम से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्याय। न्याय से महर्षि गौतम संबंधित है। इन्होंने न्याय सूत्र की रचना भी की थी। न्याय सूत्र की रचना अगर पूछा जाए किसने की थी, तो न्याय सूत्र की रचना करने वाले कौन है, महर्षि गौतम ही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा। तो 7वीं शताब्दी के जब प्रारंभ हुआ तो थानेश्वर और कन्नौज पर शासन करने वाले कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के बाद अपने भाई को मार करके, राजवर्धन जो थे इनके भाई, उनको मार करके इन्होंने थानेश्वर और कन्नौज पर अपना शासन जमा लिया, अपनी गद्दी ले ली। तो आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो भगवान महावीर के जो शिक्षाओं के संकलन है उसे आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस आगम सूत्र या इसे जैन आगम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिए, जैन आगम या फिर आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो ध्यान रखिए, शुंग वंश। शुंग वंश ने मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया था। और इसकी स्थापना किसने की थी, स्थापना करने वाले थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और कब हुआ था ये भी ध्यान रखिए, 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चरक जो थे ये कनिष्क के समय में, कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक थे। चरक जो थे, चरक ने ही चरक संहिता भी लिखा है। तो ये एक चिकित्सा शास्त्र है, इसे ध्यान रखिए। चरक संहिता लिखने वाले कौन हैं, चरक ही हैं। ये किसके दरबार में थे, ये कनिष्क के दरबार में थे। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा, बहुत ही बार पूछा है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस न करें।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो महाबोधि का निर्माण बिहार में किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने पहली बार बिहार में बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। ये वही स्थान है वो जहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, या जहाँ पे ध्यान किया था वही वाले स्थान है, वहीं पर महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। कब करवाया था? तो ध्यान रखिए 260 BC में करवाया था। इसका अगर पूछा जाए, टाइम भी पूछा जाए, तो 260 BC में अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क थे ये जो कनिष्क थे ये अपने प्रारंभिक शासन काल में ही बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और इसके जो प्रचार प्रसार जोरों से कर रहे थे। इन्होंने अपना जो पेशावर नाम की जो जगह थी, यहाँ पे इन्होंने चैत्य का भी निर्माण करवाया था। तो चैत्य क्या होते हैं आपको पता होगा। चैत्य जो होते हैं बौद्ध भिक्षुओं के पूजा पाठ करने की जगह होती है, जिसे चैत्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था वो 5 सालों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भारत के बारे में एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका था, जो कि उस समय समकालीन परिस्थितियों को दर्शाता है, समकालीन परिस्थितियों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो इसमें से कौन सा ऐसा टाइम है जिस समय पे कनिष्क राज सिंहासन पर बैठे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क जब राज सिंहासन पर बैठे, इसी समय को शक संवत के नाम से जाना जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय संवत भी है, तो इसी को शक संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिए, शक संवत कैसे कहा जाता है? शक संवत 78 ईस्वी को कहा जाता है। इसी टाइम पे जो कनिष्क थे वो राज सिंहासन पर बैठे थे और यही आज भारत का राष्ट्रीय संवत भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज का युद्ध जो हुआ ये 326 में हुआ। किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। सिकंदर की जीत हुई और पोरस हार गए। कहाँ पे हुआ? झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम नदी को उस समय पे वितिस्ता के नाम से जाना जाता था और इसे वितिस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थीं? तो ये आंसर बहुत ही इजी है। तो ये कितने हैं? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कब किस में बताया गया था? ये अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज शाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिए, कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम, अगर पूछा जाए कि विकासवाद का सिद्धांत, तो ये ध्यान रखिए विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन भी जो किया था कपिल मुनि ने ही किया था। तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इन्होंने कपिल मुनि ने ही किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद हमारे भारत में इनका जिक्र किया गया है। किसमें किया गया है? अंगुत्तर निकाय में किया गया है। इससे भी ध्यान रखिए, अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में 16 महाजनपद का उदय हुआ था, इसके बारे में बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? तो ये इजी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है ये अशोक ने यहाँ पे रूमिनदेही नामक एक स्तंभ भी बनवाया था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में से बताया था। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। हमारा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ध्यान रखिए, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार को ही हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।